एवरीवन, घटना चक्र हिंदी में आप सभी को स्वागत करती हूँ। तो आज का क्वेश्चंस है, इसमें कल्पना और असाधारणता का प्राचुर्य रहता है। अब है 6 पॉइंट है, यह भाव प्रधान अधिक और रूप प्रधान कम होता है। कवि की प्रवृत्ति अपने हृदय की परत खोलने की अधिक होती है, उस अपनी उक्ति को सजाने संवारने की कम है। यह 6 पॉइंट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं? नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं तो वीरेंद्र मिश्र। कौन है? वीरेंद्र मिश्र। अब हम इस क्वेश्चंस का डिटेल देखते हैं फ्रेंड्स। वर्ष 1950 से 55 ईस्वी के मध्य जिन गीतकारों के कविता संग्रह प्रकाशित हुए उनमें शिल्प की नवीनता, लोक तत्व, प्रकृति साहचर्य और तथा सामाजिक मन स्थिति का सूत्रपात हुआ और गीत का स्वभाव एक नए परिवेश की मांग करने लगा। वर्ष 1951 से 52 की काशी में आयोजित नवगीत की नौका गोष्ठी वर्ष 1955 में वीरेंद्र मिश्र का हालावाद के साहित्यकार सम्मेलन में नवगीत के आविर्भाव का संकेत मिलता है। मूर्धन्य नवगीतकारों में वीरेंद्र मिश्र और धर्मवीर भारती, रविंद्र भंवर, नचिकेता, देवेंद्र शर्मा, महेंद्र शंकर, सूर्य भानु गुप्त और कैलाश गौतम, राजेंद्र प्रसाद सिंह और शांति सुमन आदि के नाम हैं। अब हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम है तो राम स्वरूप चतुर्वेदी। क्या है नाम? राम स्वरूप चतुर्वेदी। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार काव्य भाषा वह है जो काव्य के परंपरागत भेदक लक्षण, तुक, छंद और अलंकार, लय, रस आदि के विलुप्त हो जाने के बाद शेष रह जाती है। यदि थोड़ी देर के लिए आधुनिक कविता की चर्चा छोड़कर प्राचीन कविता की भाषा को ही ले, जिसे प्राचीन आलोचकों ने छंद, अलंकार, रस आदि के द्वारा समझने और समझाने की कोशिश की थी, तो क्या उस युग की कोई काव्य भाषा न थी? स्पष्ट है कि डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी छंद, अलंकार, रस आदि को प्राचीन काव्य भाषा को समझने का शास्त्रीय उपकरण न मानकर काव्य भाषा का वास्तविक अंग मानते हैं। इसलिए वे कवियों की भाषा में यह कहते हुए पाए जाते हैं कि आपकी कविता सचमुच प्रास के रजत पास से मुक्त हो चुकी है, अलंकारों की उपयोगिता अस्वीकार कर चुकी हैं और छंदों की पायलें उतार चुकी हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नानक दर्शन का सार तत्व है। नानक दर्शन का सार तत्व है जप्पू जी। कौन है? जप्पू जी।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड। इसी क्वेश्चंस के हम अब डिटेल देखते हैं। नानक ने अनेक पदों की रचना की जो ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। जप्पू जी नानक दर्शन का सार तत्व है और अशाक्तिवार, रहीरास तथा सोहिला उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। नानक देव की काव्य भाषा के 3 रूप हैं और हिंदी, फारसी बहुल, पंजाबी और पंजाबी नसीहतनामा की भाषा में खड़ी बोली का रूप व्यक्त है। नसीहतनामा की भाषा में खड़ी बोली का रूप व्यक्त है। नानक का अधिकांश साहित्य पंजाबी में है, किंतु उन्होंने ब्रज भाषा की शब्दावली का भी प्रयोग किया है। अब तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? तो अद्वैतवाद के भक्त कवि थे। कौन? तो तुलसीदास। अब हम इस क्वेश्चन का डिटेल देखते हैं फ्रेंड। तुलसीदास के काव्य का अनुशीलन करने वाले अध्येताओं ने तुलसी को विभिन्न दार्शनिक संप्रदायों से जोड़ा है, यथा पंडित गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी, श्री विजय आनंद त्रिपाठी और श्री नरेंद्र नाथ बसु, पंडित रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर श्याम सुंदर दास और डॉक्टर भरथवाल ने तुलसी को शंकर के अद्वैतवाद के निकट, पंडित जयराम दास तथा श्रीकांत शरण ने विशिष्टता द्वैतवाद के अनुकूल, पंडित केशव प्रसाद मिश्र ने द्वैत सिद्धांत के अनुरूप व पंडित बलदेव प्रसाद मिश्र और डॉक्टर राजपति दीक्षित तथा डॉक्टर रामदत्त भारद्वाज आदि ने समन्वयवादी कहा है। क्या बोला है? रामदत्त भारद्वाज ने समन्वयवादी कहा है। अधिकतर विद्वानों के मत के अनुसार तुलसीदास को अद्वैतवाद का समर्थक माना जा सकता है। अब है अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं फ्रेंड्स। अद्वैत वेदांत में तत्व केवल एक है, ब्रह्म है। तुलसी के मत में अंशी राम ही मूलभूत तत्व है। जीव जगत उसी से आविर्भूत जड़ और चेतन, गुण दोषमय और विश्व किन्ह करताल हैं। अब तुलसी ने राम को साक्षात ब्रह्म रूप में माना है। वे कहते हैं, राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। विशिष्टता द्वैतवाद में 3 तत्व माने गए हैं, चित्त, अचित्त और ईश्वर। रामानंद ने भी प्रकृति, जीव और राम के रूप में 3 तत्व स्वीकार किए हैं। अब अद्वैतवाद के अनुसार है, जीव और ब्रह्म एक हैं। अद्वैतवाद जीव और ब्रह्म को एक मानते हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब हम इस क्वेश्चन का डिटेल देखते हैं। शुद्धाद्वैतवाद का है वल्लभाचार्य, अद्वैतवाद का है शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद का है रामानुजाचार्य, द्वैतवाद का है मध्वाचार्य। द्वैतवाद किस आचार्य द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय है? तो मध्वाचार्य। शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए।
तथा नीचे दिए गए कूट द्वारा सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी। अब हम इस क्वेश्चन का डिटेल देखते हैं। विशिष्टता द्वैतवाद जो है वो रामानुजाचार्य हैं, द्वैतवाद जो है वो मध्वाचार्य हैं, शुद्धाद्वैतवाद है विष्णु स्वामी और द्वैताद्वैतवाद है निम्बाचार्य। रामानुजा जो है, रामानुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती थी? रामानुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती थी? तो विष्णु का उपासना होती थी। अब हम इस क्वेश्चन का डिटेल देखते हैं फ्रेंड्स। रामानुज के श्री संप्रदाय में भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। श्री संप्रदाय वैष्णव धर्म के 4 संप्रदायों में से एक है। श्री संप्रदाय को रामानुज और मत के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? तो रामानुज मत के नाम से भी जाना जाता है। किसको? तो श्री संप्रदाय को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता के लिए खरी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की? तो अयोध्या प्रसाद खत्री ने। किसने? अयोध्या प्रसाद खत्री ने। अब हम इस क्वेश्चन का डिटेल देखते हैं। कविता के लिए खरी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत जो है वो अयोध्या प्रसाद खत्री ने की। ये हिंदी खरी बोली के आरंभिक प्रबल समर्थक थे और 1887 से 1889 ईस्वी में इन्होंने खरी बोली का पद नामक संग्रह 2 भागों में प्रस्तुत किया। सरस्वती पत्रिका के मार्च 1905 में प्रकाशित और अयोध्या प्रसाद खत्री शीर्षक जीवनी के लेखक पुरुष उत्तम प्रसाद ने लिखा था कि खरी बोली का प्रचार करने के लिए उन्होंने इतना द्रव्य खर्च किया कि राजा महाराजा भी कम करते हैं। 1888 ईस्वी में उन्होंने खरी बोली का आंदोलन नामक पुस्तक प्रकाशित कराई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। भारत में सबसे पहला पश्चिमी रंगमंच की स्थापना डैश में हुई? तो कहाँ? तो बंगाल में हुई है। सबसे पहला जो पश्चिमी रंगमंच थी वो बंगाल में हुआ। अब हम इस क्वेश्चन का डिटेल देखते हैं फ्रेंड्स। पारसी व्यवसायों ने सर्वप्रथम नए रंगमंच का आयोजन किया। भाषा मिश्रित थी। इंद्र सभा, चित्रा बकावली, इंद्र चंदावली और हरिश्चंद्र आदि अभिनय होते थे। अनुकरण था रंगमंच में शेक्सपियरियन। क्या था? शेक्सपियरियन स्टेज का, क्योंकि वहाँ भी विक्टोरियन युग की प्रेरणा ने रंगमंच में विशेष परिवर्तन कर लिया। भारतीय रंगमंच पर पिछली धारा का प्रभाव सर्वप्रथम बंगाल पर हुआ, किंतु इन दोनों प्रभावों के बीच में दक्षिण में भारतीय रंगमंच निजी स्वरूप में अपना अस्तित्व रख सका। अब है नाटक का अभिनय रंगमंच के जिस अगले स्थान पर होता है उसका नाम क्या है? 2 रंगपीठ। क्या नाम है? रंगपीठ। अब हम इस क्वेश्चन का डिटेल देखते हैं फ्रेंड्स। रंगमंच में 2 भाग होते हैं। पिछले को रंगशीर्ष जबकि सबसे आगे वाले भाग को रंगपीठ कहा जाता है। इन दोनों के बीच में जवनिका रहती है और अभिनय का मुख्य स्थल रंगपीठ होता है। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? तो पर्दे के जो पीछे का जो स्थान है वो नेपथ्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नेपथ्य।
अब हम इस क्वेश्चंस का डिटेल देखते हैं। नेपथ्य रंगमंच का वह भाग होता है जो दर्शकों की दृष्टि से ओझल रहता है, अर्थात पर्दे के पीछे का वह स्थान होता है जहां अभिनेता रंगमंच पर आने से पूर्व उपयुक्त वेशभूषा धारण करते हैं। इनमें से कौन नाट्य प्रवृत्तियों के अंतर्गत नहीं है? तो सात्विक जो है वो नाट्य प्रवृत्ति के अंतर्गत नहीं आते हैं। अब हम इस क्वेश्चंस का डिटेल देखते हैं। नाट्यवर्तियों के अंतर्गत सात्विक नहीं आता। नाट्यवर्तियों के अंतर्गत सात्विक नहीं आता। नाट्य के संदर्भ में वर्तियों का विशेष महत्व होता है। इन्हें नाट्य की माताएं कहा जाता है। वर्तियाँ 4 प्रकार की होती हैं: भारती, कैशिकी, सात्वती और आरभटी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। भारती को ऋग्वेद से उत्पन्न माना गया है। भारती को किससे उत्पन्न माना गया है? ऋग्वेद से। और सात्वती को यजुर्वेद से उत्पन्न माना गया है। और कैशिकी को सामवेद से उत्पन्न माना गया है। किससे? कैशिकी को सामवेद से। आरभटी को अथर्ववेद से उत्पन्न माना गया है। और भारती व्रती वाचिक होती हैं। इसमें अभिनय का सारा कौशल वचन भंगिमा पर ही निर्भर होता है, इसलिए इसे शब्दव्रती कहते हैं। कैशिकी व्रती में गीत, नृत्य तथा विलास चेष्टाओं की योजना होती है। इसमें स्त्रियों के कार्य व्यापार भी सम्मिलित होते हैं। सात्वती व्रती में नायक के सत्व, शौर्य, त्याग आदि व्यापारों की योजना होती है। और आरभटी व्रती में युद्ध, माया, सात्वती व्रती में नायक के सत्व, शौर्य, त्याग आदि व्यापारों की योजना होती है। आरभटी व्रती में युद्ध, माया, इंद्रजाल, क्रोध आदि व्यापारों की योजना होती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं। यह कथन किसका है? तो यह जयशंकर प्रसाद का है। अब हम इस क्वेश्चंस का डिटेल देखते हैं। जयशंकर प्रसाद ने कहा था नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए। नाटक के लिए क्या होना चाहिए? रंगमंच होना चाहिए, न कि रंगमंच के लिए नाटक। रंगमंच के विकास का इतिहास इस बात का साक्षी है कि पहले कहानी, कथानक अथवा आलेख का जन्म हुआ और उसके मंचन के लिए एक उपयुक्त स्थान की जरूरत आई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है। 1965 ईस्वी में आयोजित कथा समारोह में डैश को जेबी आलोचक कहा गया है? तो किसने? धनंजय वर्मा ने। किसने? धनंजय वर्मा ने। राजस्थानी परिवेश में प्रेम की निगूढ़ अभिव्यक्ति कहानी में हुई है तो गदल में हुआ है। किसमें? गदल में हुआ है। अब हम इस क्वेश्चंस का डिटेल देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चंस का डिटेल देख रहे हैं फ्रेंड्स। राघव जो है, रागे राघव द्वारा कृति मेरी कहानियों का एक संग्रह है। इसमें ऊँट की करवट, कुत्ते का दूम और शैतान नए टेक्निक्स, गदल, जाति और पैसा, तबेले का धुंधलका, देवदासी, नारी का विक्षोभ, पंच परमेश्वर, बिल और दाना, भय शीर्षक नामक कहानियां हैं। गदल कहानी में
राजस्थानी परिवेश में प्रेम की निगूढ़ अभिव्यक्ति प्रस्तुत की गई है। वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।